अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई गांधी, नेहरू और यासिर अराफात एक संस्मरणात्मक पाठ है जिसमें लेखक अपने जीवन के सच्चे अनुभव साझा करते हैं। इसमें वे बताते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और यासिर अराफात जैसे बड़े नेता अपने दिल में इंसान के लिए करुणा रखते थे, सादगी से जीते थे और न्याय व स्वतंत्रता के लिए डटे रहे। यह पाठ समझाता है कि इंसानियत की सोच सीमाओं से बड़ी होती है और यही सोच इन तीनों नेताओं को एक सूत्र में जोड़ती है। इस रचना में सेवाग्राम में गांधी जी का आत्मीय सानिध्य, कश्मीर यात्रा के दौरान नेहरू जी की विनम्रता और कार्यनिष्ठा तथा ट्यूनीस में यासिर अराफात का अपनापन और संघर्ष चेतना तीन अलग दृश्यों की तरह सामने आते हैं। लेखक दिखाते हैं कि अलग अलग देशों और समयों में रहते हुए भी इन नेताओं का मूल मूल्य एक सा था: मनुष्य के सम्मान, शांति और न्याय की रक्षा। यही कारण है कि उनका प्रभाव अपने देश से आगे बढ़कर दुनिया तक जाता है। गांधी जी। सन 1938 का समय था। देश स्वतंत्रता संग्राम की आग में तप रहा था। उन दिनों लेखक के बड़े भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे। वे नई तालीम पत्रिका में सह संपादक के पद पर कार्य कर रहे थे। उसी वर्ष हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था। लेखक का मन हुआ कि कुछ दिन भाई के साथ बिताए जाए। यही सोचकर वे सेवाग्राम की ओर चल पड़े। वे वर्धा स्टेशन पर उतरे और रात के अंधेरे में एक टांगे से सेवाग्राम पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा छाया था। कहीं कोई रोशनी नहीं थी। केवल अंधकार और गहरी शांति वातावरण में भरी थी। सेवाग्राम में उस समय एक नियम सबको मालूम था कि गांधी जी रोज सुबह 7 बजे सैर पर निकलते थे। उनका रास्ता बलराज साहनी के क्वार्टर के सामने से गुजरता था। लेखक और उनके भाई ने तय किया कि वे भी इस सुबह गांधी जी के साथ चलेंगे। अगली सुबह गांधी जी समय पर टहलने निकल आए, लेकिन लेखक और उनके भाई को थोड़ी देर हो गई। वे भागते भागते उनके पास पहुंचे। बलराज ने मुस्कुराकर परिचय कराया, यह मेरा भाई है, यह कल रात ही सेवाग्राम पहुंचा है। गांधी जी मजाकिया अंदाज में हंसकर बोले, अच्छा, इसे भी घेर लिया। लेखक ने उत्सुकता से देखा कि गांधी जी के साथ और भी कई लोग चल रहे थे। उस क्षण लेखक को ऐसा लगा मानो वह इतिहास की किसी जीवित तस्वीर का हिस्सा बन गया हो। लेखक ने गांधी जी के साथ चल रहे लोगों को गौर से देखा। उनमें डॉक्टर सुशीला नख्यर और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई भी थे। लेखक ने हिम्मत करके गांधी जी से बात की। उसने याद दिलाया, आप कई साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी आए थे। यह सुनकर गांधी जी के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उनकी आंखों में जैसे पुरानी यादें ताजा हो उठी। उन्होंने पूछा, मिस्टर जॉन कैसे हैं? मिस्टर जॉन उस समय रावलपिंडी के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा, उन दिनों हम बहुत काम कर लेते थे। फिर तो सब लोग रावलपिंडी और कोहाट से जुड़ी अपनी अपनी बातें करने लगे। माहौल यादों और अपनापन से भर गया। थोड़ी ही देर में सब लोग आश्रम के भीतर चले गए। लेखक सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। वहां उसने आश्रम का जीवन नजदीक से देखा। कस्तूरबा गांधी अक्सर पालथी मारकर बैठती। लेखक को वे अपनी ही माँ जैसी लगती थी। उन दिनों आश्रम में एक जापानी भिक्षु भी आया था। वह अपने पीले चीवर वस्त्रों में प्रतिदिन आश्रम की परिक्रमा करता। प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर वह गहरी श्रद्धा से गांधी जी को प्रणाम करता और चुपचाप एक ओर बैठ जाता। यह दृश्य लेखक के मन पर गहरी छाप छोड़ गया। सेवाग्राम में लेखक को अनेक महान देशभक्तों को देखने का अवसर मिला। वहां पृथ्वी सिंह आजाद भी आए हुए थे। उन्होंने अपनी संघर्षपूर्ण कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह हथकड़ियों में जकड़े होने के बावजूद
उन्होंने चलती हुई रेलगाड़ी से छलांग लगाई थी। उसके बाद वे गुमनाम रहकर कई वर्षों तक अध्यापक का कार्य करते रहे। आश्रम में लेखक को मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खां और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान लोगों को नजदीक से देखने का सौभाग्य भी मिला। गांधी जी का जीवन सादगी और करुणा से भरा हुआ था। एक बार उन्होंने किसी बच्चे के लिए जरूरी मीटिंग तक छोड़ दी। उन्होंने बड़े धैर्य से उस लड़के की देखभाल की, उल्टी करवाकर उसका फूला हुआ पेट ठीक किया। उस समय भी गांधी जी के चेहरे पर तनिक भी परेशानी या खिन्नता का भाव नहीं था। गांधी जी हर किसी का दुख अपना समझते थे। वे अक्सर एक कुटिया में रहने वाले टीबी के मरीज से मिलने जाते। उसका इलाज भी उनकी देख रेख में ही चलता था। उनकी करुणा और सेवा भाव सबके हृदय को छू लेते थे। यहाँ से हमारी दूसरी कहानी नेहरू जी के नाम से खुलती है। धीमी हवा सी चलती, मन को थामती और हर शब्द को अर्थ देती हुई। आइए शांत मन से इस प्रसंग में प्रवेश करें। नेहरू जी कश्मीर यात्रा पर आए थे। उनके आने की सभी जगह चर्चा थी और लोग उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जब झेलम नदी पर अमीराकदल तक उनकी शोभायात्रा निकली तो यह दृश्य देखने लायक था। हर कोई नेहरू जी की एक झलक पाने को उत्साहित था। लेखक को भी यह अद्भुत मौका मिला। जिस बंगले में नेहरू जी ठहरे थे वह लेखक के फुफेरे भाई का था। इस कारण लेखक को नजदीक से नेहरू जी को देखने और उनकी सेवा करने का अवसर मिला। दिन भर नेहरू जी अलग अलग स्थानों पर जाते, वहाँ के लोगों और नेताओं से पूरी आत्मीयता के साथ बातचीत करते। लेखक उनके साथ रहते और शाम के समय भोजन पर शामिल हो जाते। उस दिन भोजन की मेज पर देश के कई बड़े और सम्माननीय व्यक्तित्व उपस्थित थे। शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार खां, श्रीमती रामेश्वरी, नेहरू और उनके पति भी। बातचीत का विषय धर्म पर पहुंचा तो श्रीमती रामेश्वरी और नेहरू जी के बीच विचारों का अंतर सामने आया और बहस छिड़ गई। बहस के बाद नेहरू जी शांत हो गए और सभी को सुनाने लगे एक प्रसंग। उन्होंने प्रसिद्ध लेखक अनातोल फ्रांस की एक हृदयस्पर्शी कहानी सुनाई। पीरिस शहर में एक गरीब बाजीगर रहता था तथा वह अपना पेट मेहनत करके पालता था। क्रिसमस का पर्व था। लोग फूलों के गुच्छे लेकर गिरजा घर की ओर जा रहे थे। गिरजे के बाहर वह बाजीगर चुप खड़ा था। उसके मन में एक इच्छा उठी। उसने सोचा कि वह माता मरियम के सामने अपना छोटा सा करतब दिखाए। गिरजा खाली हुआ तो वह धीरे से अंदर चला गया। उसने आदर से सिर झुकाया। फिर उसने कपड़े उतारे और करतब दिखाने लगा। उसका शरीर थक रहा था, वह हांफने लगा। उसकी हांफने की आवाज बड़े पादरी के कानों तक पहुंची। पादरी अंदर आया। उसने सोचा कि इसे बाहर निकाल देना चाहिए। तभी कुछ अद्भुत हुआ। पादरी ने देखा कि माता मरियम अपने मन से उतर आई है। वे धीरे से बाजीगर के पास पहुंची। उन्होंने उसके माथे का पसीना पोंछा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। वहां उपस्थित हर हृदय शांत हो गया। मेज पर बैठे सभी व्यक्ति नेहरू जी की सुनाई यह कहानी ध्यान से सुन रहे थे। नेहरू जी का कमरा ऊपर की मंजिल पर था। रात देर तक वे चिट्ठियां लिखवाते रहे। सुबह लेखक जागा। उसने देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठकर चरखा काट रहे हैं। लेखक नीचे आकर अखबार पढ़ने लगा। नेहरू जी सीढ़ियां उतर रहे थे। आज साथियों के साथ उन्हें पहलगाम के लिए निकलना था। नेहरू जी ने सम्मान के साथ लेखक से अखबार मांगा। लेखक ने तुरंत अखबार दे दिया। नेहरू जी का विनम्र आग्रह सुनकर लेखक का हृदय पिघल गया। यासिर अराफात। उन दिनों लेखक अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के रूप में सक्रिय थे। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस में संघ का सम्मेलन होने वाला था।
भारत से कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बालूराव और अब्दुल बिस्मिल्लाह जैसे लेखक प्रतिनिधि बनकर जा रहे थे। लेखक अपने पद के कारण पत्नी के साथ कुछ दिन पहले ही ट्यूनिस पहुंच गया था। लेखक संघ की पत्रिका लोटस भी वहीं से निकलती थी। ट्यूनिस में उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का मुख्यालय था। इस सरकार का नेतृत्व यासिर अराफात कर रहे थे। लेखक संघ की गतिविधियों में इस सरकार का सहयोग महत्वपूर्ण था। एक दिन लोटस के संपादक आए और लेखक दंपति को सदर मुकाम के कार्यक्रम में ले गए। वहां पहुंचते ही यासिर अराफात ने मुस्कुराकर स्वागत किया और अपने साथ अंदर ले गए। वास्तव में दोनों को दिन के भोजन पर आदरपूर्वक बुलाया गया था। अंदर लगभग 20 अधिकारी और कुछ फिलिस्तीनी लेखक आत्मीयता से मिले। लंबी मेज सजी थी। वहां एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था। लेखक और उनकी पत्नी को कमरे के बाएं ओर बैठाया गया, जहां चाय पानी की व्यवस्था थी। अराफात उनके पास बैठ गए। बातों का सिलसिला सहज रूप से चल पड़ा। जब लेखक ने गांधी जी और भारत के अन्य नेताओं का उल्लेख किया, तो अराफात बोले, वे केवल आपके नहीं, हमारे भी नेता हैं। जितने आदरणीय आपके लिए, उतने ही हमारे लिए। यह वाक्य वातावरण में सम्मान और अपनत्व भर गया। आतिथ्य निरंतर चलता रहा। अराफात अपने हाथों से फल छील कर लेखक को खिलाते रहे। वे उनके लिए शहद वाली चाय बनाकर लाए। बातें सरल थी, भावनाएं गहरी थी। बीच में लेखक को गुसलखाने जाने की आवश्यकता हुई। बाहर लौट कर आया तो एक विनम्र दृश्य ने उसे संकोच से भर दिया। यासिर अराफात दरवाजे के पास तौलिया लिए खड़े थे। यह दृश्य लेखक के मन में हमेशा के लिए बस गया। यह केवल मेहमाननवाजी नहीं थी, यह एक नेता की सादगी, करुणा और मानवीय ऊष्मा की सजीव मिसाल थी। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।